दोस्तों, एक विकास नाम का लड़का स्नेहा नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। तभी एक दिन विकास स्नेहा से कहता है कि स्नेहा, अब तुम्हारे बिना दिन काटना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हमेशा हर पल तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अब रात को जब सोता हूँ तो नींद नहीं आती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्नेहा कहती है, यही तो हाल मेरा भी है। मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पिताजी से जाकर के मिलना पड़ेगा। विकास कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही जाकर के तुम्हारे पिताजी से मिलता हूँ। और अगले दिन विकास उसके पिताजी के पास पहुंच जाता है। उसके पिताजी गांव के सरपंच थे, और जब वो उनके दरवाजे पर पहुंचता है तो गांव के कुछ गणमान्य लोग उनके साथ बैठे हुए थे। किसी चीज के ऊपर जिरह हो रहा था, बातें हो रही थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी विकास वहां पर पहुंच जाता है। प्रधान जी को सरपंच जी को प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद सरपंच जी कहते हैं, बैठो विकास यहाँ पर। और चेयर के ऊपर विकास बैठ जाता है। प्रधान जी कहते हैं कि विकास बोलो, किस लिए आए हो। तभी विकास हाथ जोड़ करके कहता है, सरपंच जी, मैं आपकी बेटी स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और स्नेहा की शादी करा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं स्नेहा को कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। हमेशा उसे अपने सिर के ऊपर, अपने आंखों के अंदर बसा करके रखूंगा। उसकी हर इच्छाओं की जीवन भर पूर्ति करता रहूंगा। कभी किसी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा। दोस्तों, जब ऐसे ही ये बातें सरपंच जी जैसे ही सुनते हैं, सरपंच जी अपने चेयर को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, चीखने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और कहते हैं कि तेरी इतनी औकात कैसे हो गई। तू एक नदना सा एक भिखारी लड़का है, एक गरीब व्यक्ति का लड़का है, और तू मेरे पास, एक सरपंच के पास बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है। मुझे पता है तुम जैसे नालायकों का, तुम गरीबों की हालत में अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम लोग यही चाहते हो कि किसी भी तरह से किसी अमीर की बेटी को फंसा लिया जाए, और उसके बाद उसके अमीर बाप से पैसे उठा जाए, और अपनी जिंदगी काफी ऐश से गुजारा जाए। मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे गरीबों की हालत। तुरंत इस घर को छोड़ करके भाग जा, नहीं तो मैं अभी अभी नौकरों से तुझे डंडे लगवा करके यहाँ से भगवा दूंगा। तेरी औकात क्या है जो हमारे दरवाजे पर हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गया है। विकास वहां खड़े खड़े सरपंच जी की बातें सुनता रहता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो वापस मुड़ करके जाने लगता है, और जाते जाते सरपंच जी को कहता है, सरपंच जी, एक दिन मैं फिर आऊंगा आपके इस दरवाजे पर, और अपनी औकात बना करके आऊंगा। ऐसी औकात बनाऊंगा कि आप खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद विकास वहां से चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो कहानी होती है, विकास कौन सी औकात बनाता है, क्या करता है, और उसके बाद सरपंच के साथ क्या होता है, ये सारी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर। सीतापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम होता है रामधनी यादव। रामधनी यादव के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी होते हैं। रामधनी यादव काफी गरीब आदमी होते हैं। उनकी 1-2 बीघे की खेती गांव में होती है, और उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल से भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, उनका बेटा, जिसका नाम विकास होता है, जब वो 5 साल का हो जाता है तो रामधनी यादव सोचते हैं कि अपने बेटे का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें, और वो पढ़ने जाने लगे। उसका वहीं के अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन वो बच्चा इतना मेधावी होता है, पढ़ने लिखने में इतना तेज होता है, कि उस प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी हर दिन उनके पास आकर के कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत ही ब्रिलियंट है, इसे हमेशा पढ़ाइएगा और इसे एक बड़ा आदमी बनाइएगा। दोस्तों, लेकिन रामधनी यादव के दिलो दिमाग में तो ये चल रहा था कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं इसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा करके और उतना आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन तभी रामधनी यादव की बहन रक्षाबंधन में उनके पास आती है राखी बंधवाने के लिए। और जब राखी बंधवा करके वो जाने लगती है, तभी अपने भाई से कहती है कि भैया, मैं देख रही हूँ आपका कंडीशन काफी बुरा है, और आपका बेटा जो विकास है, पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। मैं चाहती हूँ कि इसको भी मेरे साथ ही भेज दीजिए। मैं अपने गांव में इसको रखूंगी, और अपने बच्चों के साथ इसको भी पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बना दूंगी, इसको आगे बढ़ा दूंगी। रामधनी यादव को अपनी बहन की बातें काफी अच्छी लगती है। वो कहते हैं, ठीक है बहन, इसको अपने साथ लेकर के जा,
इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी, इसकी भी जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो ये मेरे पास रहेगा तो ऐसे ही हमारे साथ खेती बाड़ी में काम करके और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तुम लेकर के जाओ इसको अपने साथ। और उनकी जो बहन होती है वो अपने साथ विकास को लेकर के अपने गांव आ जाती है। अपने गांव आने के बाद जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, कॉन्वेंट स्कूल में, उसी में विकास का भी एडमिशन करा दिया जाता है। विकास पढ़ने लिखने में इतना तेज था कि थोड़े ही दिन में उस स्कूल में उसके चर्चाएं होने लगते हैं। सारे जो टीचर्स प्रिंसिपल जो भी होते हैं सब कहने लगते हैं कि ये बेटा तो काफी मेधावी है, काफी पढ़ने वाला, ये जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ करके कुछ बड़ा काम करेगा। उसकी बुआ से हमेशा टीचर्स कहते हैं कि जो आप लड़के को लेकर के आई हैं अपने भाई का, वो तो बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, इसको खूब अच्छे से पढ़ाइएगा। जब बुआ ये सारी बातें सुनती हैं तो बुआ भी मन ही मन बहुत खुश होती हैं अपने भतीजे को ये बातें सुन करके। और बुआ हमेशा अपने बच्चों के साथ जिस तरह से अपने बच्चों को रख रखाव करती हैं वैसे ही अपने भतीजे का भी करती हैं। बिल्कुल अपने बेटे की तरह से मानती हैं, हमेशा उसे पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। और हर क्लास में जो विकास होता है हमेशा क्लास में अव्वल आना शुरू हो जाता है। 8वीं क्लास जब वो अपने पूरे स्कूल में टॉप करता है तो उसके टीचर्स वगैरह उससे प्राइज देते हैं और कहते हैं बेटा तुम ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन जैसे ही वो 8वीं क्लास पास करता है, 9वीं में जाता है, तो उसी उसी के क्लास की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है स्नेहा। स्नेहा उसी के गांव की होती है जिस गांव में उसकी बुआ का घर होता है। उस गांव के जो सरपंच होते हैं वो सरपंच की बेटी होती है। विकास के ही क्लास में पढ़ती है। और वो विकास अक्सर देखा करता है कि जो स्नेहा होती है अपनी आंखों से धीरे धीरे छुप छुप करके उसको देखा करती थी। जब कभी भी विकास इधर उधर आता जाता था तो छुप छुप करके स्नेहा उसे देखा करती थी। क्लास में जब विकास बैठा रहता था और पढ़ता रहता था तो स्नेहा की निगाहें हमेशा विकास की तरफ ही होती थी। विकास को ही ढूंढती रहती थी और वो विकास से ही बातें करना चाहती थी। एक दिन जब विकास ये सब चीजें देखता है तो क्लास से निकलने के बाद स्नेहा को अपने पास बुलाता है और कहता है स्नेहा क्या बात है, तुम अक्सर हमेशा मुझे देखती रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। मैं महसूस करता हूँ कि तुम हमेशा जब भी क्लास में बैठी रहती हो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, हमेशा तुम मुझे ही देखती रहती हो। उधर सामने टीचर पढ़ाते रहते हैं, मास्टर साहब बोर्ड के ऊपर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आपका तुम्हारा जो ध्यान है वो हमेशा मेरी तरफ रहता है। मैं इसे हमेशा महसूस करता हूँ। तभी स्नेहा कहती है कि जो तुम महसूस करते हो वो सही है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें देखा करती हूँ। जब विकास उसकी ये बातें सुनता है तो कहता है देखो अभी हम लोगों ने 8वीं क्लास पास कर लिया है, 9th में आ गए हैं और तुम अभी से पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ोगी तो 10th हम लोगों का खराब हो जाएगा, घर वाले डंडे मार करके भगा देंगे। और तुम्हारे तो पिताजी सरपंच हैं, तुम्हें तो उतना कुछ होगा भी नहीं, लेकिन मैं तो अपनी बुआ के यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई करता हूँ। अगर मेरा 10th खराब हो जाएगा तो मेरी बुआ डंडे मार करके और मुझे अपने पिताजी के गाँव भिजवा देगी, इसलिए मुझे पढ़ने लिखने दो, इन सब चीजों के चक्कर में मत डालो। और विकास जी जान लगा करके पढ़ाई करता है और 10th क्लास में अपने पूरे स्कूल में टॉप करता है। जब वो 10th टॉप हो जाता है तो उसकी बुआ काफी खुश होती है, अपने भाई से फोन करके कहती है कि विकास ने तो पूरे 10th क्लास में टॉप किया हुआ है, यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं सब में वो नंबर 1 आया हुआ है। जब उसके पिताजी सुनते हैं तो कहते हैं बहन ये सब तेरा ही करा धरा है, तुमने ही तो उसको यहाँ तक पहुंचाया है, आगे भी तुम्हारी जैसे भी तुमको रखना है, जैसे भी करना है उसे पढ़ा लिखा करके खूब आगे बढ़ाओ। उसकी बहन कहती है कि हाँ भैया मैं तो लगी हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद विकास की पढ़ाई लिखाई जारी रहती है। जब 10th निकल जाता है तो उसके 10th का जो टॉप उसने किया था उसका सेलिब्रेशन स्नेहा भी करती है और स्नेहा उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, खूब लिखो और खूब आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी तो पढ़ाई लिखाई में उतनी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम खूब पढ़ो। दोस्तों दोनों के बीच में प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लग जाता है और जब ये 12वीं में आते हैं तो 12वीं तक ये दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करने लगते हैं। और जब 12वीं का एग्जाम ये देता है तो उस एग्जाम में इसके नंबर काफी परसेंटेज कम हो जाते हैं, क्योंकि ये 12वीं में वो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं दे रहा था, वो स्नेहा के साथ प्यार की पीगे बढ़ाता जा रहा था। और दोनों अक्सर बैठे कभी गार्डन में, कभी पार्क में, कभी स्कूल में और कभी आते जाते हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, एक दूसरे से अपने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने के बारे में सोचते रहते हैं और पढ़ाई से कहीं न कहीं जो विकास होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है।
जब वो पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो 12वीं का जब एग्जाम देता है तो काफी कम नंबर आते हैं। जब उसकी बुआ को ये पता चलता है तो बुआ काफी नाराज होती है और उससे कहती है कि क्यों इतने कम नंबर क्यों आए, तुमने अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किया। मुझे पता है कि तुम जो सरपंच जी हैं उनकी लड़की के साथ काफी तुम लोगों का क्लोज रिलेशन है, और लेकिन ऐसे अगर पढ़े रहोगे तो मैं भैया को बता दूंगी और तुम्हें यहाँ से भेजवा दूंगी। विकास कहता है कि नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैं पढ़ाई लिखाई कम किया इसके वजह से कम नंबर आया। लेकिन बात कुछ और थी। स्नेहा और विकास में जी जान से प्यार हो रहा था। दोनों एक दूसरे को अक्सर घंटों घंटों जहां भी मौका मिलता था बैठ करके बातें करते रहते हैं। एक दिन विकास स्नेहा से कहता है कि स्नेहा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों की शादी हो जाए। स्नेहा कहती है पागल हो क्या, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई, अभी तो हम लोगों ने 12वीं क्लास पास किया है, अभी तो हम लोग ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं, अभी से तुम शादी के बारे में सोचने लगे हो। कोई भी शादी हमारा करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे घर वाले तो बिल्कुल माने ही गए नहीं। 2-3 साल रुको, कम से कम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद शादी विवाह के बारे में सोचा जाएगा। दोनों पढ़ाई करते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 3 साल के बाद जब दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब तक इनका प्यार और भी आसमान छू रहा था। अब तो ऐसा समय आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को बिना देखे रह ही नहीं पाते थे। अगर किसी दिन स्कूल की कॉलेज की छुट्टी होती थी तो ये लोग एक दूसरे को देखने के लिए एक दूसरे के घरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते थे। प्यार इतना आगे बढ़ गया था कि अब ये लोग एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। रात रात भर जग जग करके फोन पर इधर उधर बातें करते रहते हैं। फिर एक दिन दोनों मिलते हैं। फिर विकास कहता है कि देखो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मैं चाहता हूं कि अब तुमसे शादी कर लूं। स्नेहा कहती है कि अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम जाओ और मेरे पिताजी से बात करो, अपने पिताजी से बात करो, अपने पिताजी को कहो मेरे पिताजी से मिले। तभी विकास कहता है मेरे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे नहीं, लेकिन चलो मैं तुम्हारे पिताजी से चल के तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। विकास उस दिन सुबह उठ करके और सरपंच जी के दरवाजे पर चला जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो सरपंच जी और काफी लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं, और उनसे सीधे जाकर के हाथ जोड़ता है और प्रणाम करके कहता है कि मैं एक खास काम से आपके पास आया हूँ, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो बताइए सरपंच जी। सरपंच जी कहते हैं बोलो विकास, क्या कहना चाहते हो। तभी विकास कहता है कि मैं आपकी बेटी स्नेहा से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं उसका हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी जिंदगी भर उसे नहीं धोखा नहीं दूंगा और कभी उसे दुखी नहीं रहने दूंगा। ये बातें स्नेहा अपने घर के अंदर से खिड़की से सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरे पिताजी तो हाँ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो विकास था एक काफी गरीब था और उसके पिताजी को पता था कि इस गरीबी की वजह से ही वो अपने घर पर नहीं रहता, अपने बुआ के यहाँ रह करके किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई करता है। जैसे ही वो हाथ मांगता है, उसके सरपंच जी अपने चेयर को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि नालायक, तेरी औकात इतनी कि तू हमारे दरवाजे पर आकर के और हमारी बेटी का हाथ मांग रहा है। अरे तुम्हारे जैसे 2 पैसे के तो लोग तो तुम्हारे से ज्यादा तो हमारे पैसे वाले नौकर हैं, और तुम जैसे 2 पैसे के लोग और फटीचर लोग हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए, तुम्हारी औकात ही क्या है। इस तरह से उसके ऊपर चीखने लगते हैं, भद्दी भद्दी उसको गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर अभी 2 मिनट के अंदर इस दरवाजे को छोड़ करके तू भाग नहीं गया तो मैं तुझे अभी अपने नौकरों से यहीं डंडे मरवा करके तुझे उठवा कर फेंकवा दूंगा। दोस्तों, विकास के आंखों से आंसू बहने लग जाता है और वहां घर के अंदर से ये सारी बातें सुन करके स्नेहा भी फूट फूट करके रोने लग जाती है। लेकिन स्नेहा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के अपने पिताजी को कुछ बोले। विकास वहां से निकल जाता है, सीधे अपनी बुआ के पास जाता है और जाकर कहता है बुआ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। तुम्हें पता है कि मैं स्नेहा को दिलो जान से चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्नेहा को अपनी पत्नी बनाऊं। मैं उसके पिताजी से मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे करके और मेरी औकात दिखा करके वहां से भगा दिया। वो अपनी बुआ से कहता है बुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरे बस की बात नहीं है कि मेरे सामने अगर स्नेहा इधर उधर आएगी जाएगी, मैं उसको देखूंगा और मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ और वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई करूंगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब वहीं से मैं कंपटीशन वगैरह की तैयारी करूंगा। मेरा सपना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जज की तैयारी करूं और जज बनूं। उसकी बुआ कहती है बेटा, तुम कहीं से भी पढ़ाई लिखाई करो, जहां से भी करना है, जहां पर तुम्हारा दिल लग जाए वहीं से करो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो बन करके एक बार इन लोगों को दिखाना है। वो वहां से अपनी बुआ का पैर छूता है और उसके बाद अपने गांव चला जाता है। वहां जाकर के अपने पिताजी को सारी बातें बताता है
उसके पिताजी भी काफी दुखी होते हैं और कहते हैं, बेटा ये लोग अमीर हैं, हम लोग गरीब हैं, तो अमीरी गरीबी के बीच में काफी बड़ी खाइयां होती हैं, और तुम्हें अगर उसके जैसे लोगों को अगर सबक सिखाना है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई खूब करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, तभी इनको सबक सिखाया जा सकता है। वो कहता है ठीक है पिताजी, और उसके बाद पिताजी से कहता है, पिताजी अब मुझे आप कोई भी काम मत कहिएगा, मैं इस रूम में अपने आप को बंद कर लूंगा और रात दिन में पढ़ाई करूंगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे एक जज बनना है और मैं उसी की तैयारी करूंगा। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उसकी कंपटीशन की तैयारी करूंगा और एक दिन मुझे जज बनना है। वो यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू कर देता है, कहीं कोचिंग नहीं करता है, कहीं कुछ नहीं करता है, रात दिन उस रूम के अंदर रहता है, कुछ किताबें वगैरह अपने पिताजी से कह करके मंगवाता है, कुछ बुआ से पैसे मंगवा करके और किताबें वगैरह सारी चीजें खरीदता है और उसी रूम में यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई करता रहता है। और 1-2 साल का समय लगता है, 1-2 साल के बाद फाइनली वो जज बन जाता है। दोस्तों जब जज बन जाता है, वहीं के एक हाई कोर्ट में उसकी नियुक्ति होती है और फिर वो अपना नौकरी करने लग जाता है और न्याय व्यवस्था को देखने शुरू हो जाता है। इधर जो सरपंच था, जब ये वहां से चला जाता है तो सरपंच एक बहुत ही अमीर घर में एक अच्छा लड़का देख करके और स्नेहा की शादी कर देता है। स्नेहा जब वहां जाती है, वहां जाने के बाद कुछ दिन जब उन लोगों के साथ रहती है तो देखती है कि ये लोग काफी गंदे लोग हैं, ये सारे अवैध धंधे अवैध काम इन लोगों का करना है। जो लड़का है, जिसको कहा जा रहा था कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सारे बिजनेस वगैरह सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। ये लोगों का काम तो कुछ और ही था, अवैध काम करना, नकली और अश्लील वीडियोज वगैरह, कैसेट वगैरह बनाना, उसको बनवा करके बेचना, ये कई सारे अवैध काम करते थे। नशे की चीजों को ये लोग दूसरे दूसरे जगह से मंगा करके शहर में बिचवाते थे, हथियार का कारोबार, जितने भी काम गलत थे वो सारे वो लड़का करता था। और जब स्नेहा को ये बातें पता चलती है तो स्नेहा अपने पिताजी को सारी बात जब बताती है, और उसके साथ साथ में वो लड़का जो था वो दूसरी दूसरी लड़कियों के साथ काफी नाजायज ताल्लुकात भी थे, वो स्नेहा के ऊपर बिल्कुल कम ध्यान देता था। कई कई दिन, 4-4, 5-5 दिन के बाद घर में आता था, वो भी स्नेहा के साथ नहीं बिताता था, स्नेहा से लड़ता झगड़ता मारपीट करता था और नशा वगैरह का आदी था। जब ये सारी चीजें स्नेहा को पता चल जाती है, वो अपने पिताजी से सब बताती है, उसके पिताजी तुरंत उस ससुराल जाते हैं, उन लोगों से लड़ते हैं झगड़ते हैं और कहते हैं कि हमने इतना दान दहेज दे करके अपनी बेटी की शादी किया और आप लोगों का जो कारनामा है वो इस तरह का है, आप लोग इस तरह के गलत धंधे में इन्वॉल्व हो और कहते हो कि हम लोग बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, आप लोगों का सारा जो गंदा काम है सब मेरी बेटी ने देखा है। तो जो उसका ससुर होता है और उसका जो आदमी होता है वो कहता है कि ये सब इतना अमीर बनने के लिए सब गलत काम करना पड़ता है और हम लोग करते हैं, आपको जो करना है जा करके कर लीजिए, अपनी बेटी को यहाँ रखना है तो रखो, नहीं तो यहाँ से इसको लेकर के भाग जाओ। जब सरपंच जी को ये बातें जब सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो अपनी आंखों से उनके आंसू बहने लग जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर के सीधे अपने गांव आ जाते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो वो सारी पुरानी बातें जो विकास के साथ उन्होंने किया था वो सारी बातें याद आने लगती है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, विकास इतना पढ़ने लिखने में होनहार था और जरूर वो कुछ न कुछ बड़ा अधिकारी बना होगा, उसके साथ अगर शादी कर दिए होते तो कितना अच्छा रहा होता। आज हम लोग देखो कितना गलत फंस गए, हम लोगों का जो ईगो था उसके वजह से हमने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दिया। आज मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है, इसके साथ जितनी दरिंदगी हुई है उसको मैं तुम्हारे सामने बखान नहीं कर सकता। ये सारी बातें जब अपनी पत्नी को कहते हैं तो उनकी पत्नी भी फूट फूट करके वहां रोने लगती है और बगल में बैठे स्नेहा भी खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। अपनी बेटी स्नेहा को सरपंच जी लेकर के अपने घर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर एफआईआर कर देते हैं, इनके ऊपर केस लगा दिया जाता है, दहेज मारपीट वगैरह का केस इनके ऊपर लगा दिया जाता है। और फिर उसके बाद उनका धरपकड़ होता है, उनको 1-2 दिन जेल में डाला जाता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में केस चलना शुरू हो जाता है। जब कोर्ट में केस चला जाता है तो हर हफ्ते में 10 दिन के बाद इनकी पेशी होने लगती है और उस पेशी में स्नेहा को भी अपने पिताजी के साथ सरपंच के साथ जाना पड़ता है और उधर से जो स्नेहा का पति होता है वो आता है, उसके पिताजी वगैरह कोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन कोर्ट में उस दिन जज साहब बदल चुके थे, उस दिन कोर्ट में इनकी सुनवाई थी और नए जज साहब उस कोर्ट में आ गए थे। जब ये लोग कोर्ट में पहुंचते हैं, सभी लोग एक कटघरे में स्नेहा खड़ी होती है, दूसरे कटघरे में उसका जो पति होता है वो खड़ा होता है और सारा कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती है। लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं, स्नेहा के पिताजी सरपंच जी भी वहां पर बैठे होते हैं।
और वो जो लड़का होता है उसके भी पिताजी वहां पर बैठे हुए होते हैं। तभी जो दरबान होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि जज साहब आ रहे हैं। जज साहब आते हैं और जैसे ही चेंबर के अंदर दाखिल होते हैं, जज साहब को जज साहब की तरफ जब स्नेहा की जैसे ही नजर जाती है, स्नेहा देखते ही दंग रह जाती है। और जज साहब की तरफ जब सरपंच जी का जब नजर जाता है, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जज साहब कोई और नहीं थे, वो जज साहब विकास ही था। विकास को देख करके इन लोग के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और ये लोग सोचने लग जाते हैं कि विकास देखो कहां से कहां पहुंच गया। आज विकास जज की कुर्सी पर पहुंच गया है। विकास आकर के अपने जज की कुर्सी को संभालता है और कहता है कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वकील जो होते हैं दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। जो लड़के की तरफ से वकील होता है स्नेहा से क्वेश्चन करना शुरू करता है और स्नेहा की तरफ का जो वकील होता है वो लड़के की तरफ से क्वेश्चन करने लग जाता है। काफी देर तक जब जिरह होता है, जज साहब वहां बैठे बैठे सुन रहे थे। जज साहब ने भी स्नेहा को अच्छे तरीके से देख लिया था और जज साहब ने महसूस कर लिया था कि स्नेहा के आंखों में आंसू है। स्नेहा बार बार उनके तरफ देख करके और रो रही है और सरपंच जी को भी देख करके विकास जो जज बने हुए बैठे हुए थे उन्होंने देख करके सरपंच जी को भी देख लिया था और कहीं ना कहीं विकास के भी आंखों में एक दो बूंद आंसू आ गए होते हैं। सारी बातों सारी चीजों को सुनने के बाद विकास जो जज बने थे उन्होंने अपनी जो बातें थी वो कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि देखो उस लड़के से कहते हैं कि तुमने शादी किया था स्नेहा से, स्नेहा के साथ 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने का तुमने वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम काफी अमीर आदमी हो, काफी पैसे वाले हो, लेकिन यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो देखने को ये मिल रहा है कि तुम सारे गलत काम कर रहे हो। जो यहाँ पर कुछ प्रूफ्स हैं मेरे सामने पेश किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि तुम अवैध काम करते हो, अवैध धंधों में तुम लोग लिप्त हो और इसलिए एक महिला को टॉर्चर करने, उसको परेशान करने और अवैध काम करने की वजह से तुम लोगों को 2 महीने के लिए सजा सुनाई जाती है। तुम 2 महीने जेल में रहोगे और जिस महिला के साथ तुमने शादी किया था 7 जन्मों तक उसके साथ साथ निभाने का जो तुमने कसमें खाया था उस कसमों को तुमने तोड़ा है और उसके लिए तुम्हें एलिमनी मनी के तौर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जैसे ही वो 50 लाख रुपए की बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं पर जो उसका पिता होता है वो भी खड़ा होकर के कहने लगता है जज साहब ये तो बहुत ज्यादा रकम है और इतनी रकम हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो भी जज साहब कहते हैं ये रकम आपको देना ही पड़ेगा और अगर रकम आप नहीं देंगे तो आपकी सजा बढ़ती रहेगी। आप 2 महीने के बाद बाहर नहीं निकलेंगे, आप 2 साल 20 साल भी जेल के अंदर रह जाएंगे। और इतना कहते ही जज साहब जो होते हैं वहां से खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई बंद की जाती है और पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं इनको उठा करके लेकर के जाइए और जेल में बंद कर दीजिए। दोस्तों पुलिस वाले उसको लेकर के उस लड़के को जेल में चले जाते हैं। जो वहां वकील होते हैं वो सोचने लग जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि आज तक जितनी चीजें हमने सुना है एल्यूमिनी मनी अगर कोई देता है तो उसको सजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो जज साहब ने एक अलग ही सजा सुनाया है। एल्यूमिनी मनी भी देना है और इसको जेल की सजा भी दे करके जाते हैं। कुछ तो है, लेकिन बाद में फिर वकीलों को पता चलता है कि ये जो जज साहब हैं ये जो स्नेहा थी, स्नेहा को किसी समय में प्यार करते थे और इसी वजह से ये सब सारी चीजें हुई। उसके बाद जज साहब चले जाते हैं। स्नेहा और उसके पिताजी काफी खुशी खुशी वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे स्नेहा और उसके पिताजी कोर्ट से बाहर निकलते हैं वैसे ही जज साहब का चपरासी भाग करके आता है और कहता है स्नेहा जी आपको जज साहब बुला रहे हैं, अपने चेंबर में कुछ आपसे बातें करनी है। जैसे ही स्नेहा उस चपरासी की बातें सुनती है उसके पिताजी सरपंच साहब कहते हैं कि जाओ बेटा सुन लो, कुछ न कुछ विकास तुमसे कुछ बात करना चाहता होगा। जैसे स्नेहा उस चेंबर में पहुंचती है, जज साहब विकास बैठे हुए थे और स्नेहा को बैठने के लिए चेयर पर कहते हैं। वो जैसे स्नेहा चेयर पर बैठने वाली ही होती है लेकिन वो चेयर पर न बैठ करके सीधे जा करके और विकास के पैरों पर गिर जाती है और कहती है विकास मुझे माफ कर दो, मुझसे कुछ गलतियां हो गई। उसी टाइम अगर मैं जिद पर अड़ गई होती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्ही से करूंगी तो शायद ये नौबत नहीं आया होता। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अब अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। विकास जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो स्नेहा के बाहों को पकड़ करके ऊपर उठाते हैं और कहते हैं स्नेहा आज तक मैंने भी शादी नहीं किया है, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आज जब मैं जज बनकर जो बैठा हूँ मैं ये सिर्फ तुम्हारी वजह है और तुम्हारे पिताजी की देन है कि मैं आज यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचा हूँ।
और इस मुकाम पर मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पहुंचाया है कि तुम्हें पा सकूं और तुम्हें जा करके और तुम्हारे पिता से मांग सकूं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने उस दिन मुझे औकात दिखाया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगो। इसलिए मैंने अपनी औकात बनाया है तुम्हें मांगने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी शादी हो गई थी या नहीं हो गई थी। आज भगवान फिर से हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। प्रभु ने फिर से तुम्हारी शादी तोड़ करके और हमारे पास ही बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही विकास की बातें स्नेहा सुनती है, भाग करके विकास के गले से लग जाती है और जज साहब स्नेहा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद उस चेंबर से बाहर निकलते हैं। बाहर दोनों जब हंसी खुशी से बाहर निकलते हैं तो सरपंच जी वहां खड़े होते हैं। सरपंच जी हाथ जोड़ करके और विकास से माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं, जज साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है। मेरी बेटी को इस चीज से बचा करके और न्याय दिला करके आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका जीवन भर हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने वो जो गलती किया आपको इस तरह से कह करके, उसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहता हूँ। विकास कहता है कि आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप इस तरह से माफी मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। आपने जो वो काम किया था वही तो मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया, नहीं तो शायद मैं उस समय अगर शादी कर लिया होता तो इधर उधर छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जीवन यापन कर रहा होता। लेकिन आपने जो वो कर दिया, वो आपका किया हुआ ही आज मुझे जज की कुर्सी तक पहुंचा दिया। तो मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मैं तो स्नेहा से पहले भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्नेहा की शादी हो गई थी या नहीं हुई है। मैं तो 7 जन्मों तक स्नेहा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। स्नेहा किसी भी शक्ल में रहेगी, जैसी भी रहेगी, मैं स्नेहा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और तभी स्नेहा फिर फूट फूट करके रोने लगती है। और जो सरपंच जी होते हैं वो भी वहां पर, उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहां पर कोर्ट के बाहर जितने भी लोग, वकील से लेकर जितने लोग उपस्थित होते हैं, सबकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, उसके बाद जज साहब सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच जी, आप शादी की तैयारियां कराइए, मैं 2 दिन के बाद ही बारात लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। सरपंच जी चले जाते हैं और घर जाकर के अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। जब पत्नी को उनके सारी बातें पता चलता है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। स्नेहा खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी शादी के बाद के जो सपने जो पहले देखा करते थे विकास और स्नेहा, वो सारे सपने फिर से याद आने लग जाते हैं। 2 दिन के बाद काफी धूमधाम से जज साहब बारात लेकर के आते हैं और स्नेहा के साथ शादी करके स्नेहा को डोली में बैठा करके और अपने घर लेकर के जाते हैं। जब घर लेकर के जाते हैं, वहां पर उनकी जज साहब के पिताजी, उसकी माँ, सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग काफी अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। वहां जो जज साहब की बुआ भी पहुंची हुई थी, सारे परिवार के सारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सभी लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जज साहब कुछ दिनों तक वहां बिताने के बाद अपनी पत्नी स्नेहा को लेकर के और अपने बंगले पर चले जाते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। वहां पर कभी बुआ, कभी उनके माता पिता, कभी उसके सास ससुर, हमेशा कोई न कोई आता रहता है और इस तरह से काफी हंसी खुशी से स्नेहा के साथ जज साहब की जिंदगी कटने लगती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद, स्नेहा को एक बेटा होता है और उसके बाद जज साहब की जिंदगी पूरी तरह से आबाद हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगा, कैसा लगा ये कहानी सुन करके? अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।